पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम है। मेल की सेक्स क्रोमोसोम में एक्स वाई होते हैं, एक्स क्रोमोसोम की साइज बड़ी होती है और वाई क्रोमोसोम की साइज जो छोटी होती है एज कंपेयर्ड। जैसे अगर हम फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम उनमें देखें फीमेल के, तो उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं जिनकी साइज बराबर होती है। तो ये बात हो रही है ओवरऑल क्रोमोसोम की साइज की। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसकी साइज जैसे बड़ी है, देन आहिस्ता आहिस्ता छोटी साइज होती जा रही है। तो एवरेज साइज ऑफ द क्रोमोसोम इज 5 सेंटीमीटर। एवरेज साइज ऑफ द क्रोमोसोम इज 5 सेंटीमीटर। वो बताइए आपको 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए विद 140 मिलियन जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसी तरह से क्रोमोसोम्स जो है उसमें जैसे केमिकल कंपोजिशन में आप जैसे देखेंगे केमिकल कंपोजिशन के हवाले से, तो उसमें डीएनए 30 to 40%, प्रोटीन्स 50 to 60% एंड आरएनए 1 to 10%। ये जो है पॉइंट्स हैं एचटीबी की पॉइंट्स हैं, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो एक इलस्ट्रेशन दी गई है उसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं वही वहां से ली गई है। और बाकी जिस तरह से इलस्ट्रेशन से नीचे एचटीबी के अंदर जो पैरा है, उस पैरा के अंदर तो जर्नल बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि डीएनए और प्रोटीन का जैसे जैसे जो रेशो है, डीएनए जो 40% है और प्रोटीन जो है 60-40% के रेशियो में होते हुए ओवरऑल। बट जो आरएनए का भी थोड़ा बहुत अमाउंट मौजूद होता है। आरएनए का अमाउंट कितना होता है, दैट इज द 1 to 10% होता है। डीएनए की तो मेन जो कंपोनेंट है डीएनए, बिकॉज डीएनए क्यों हम प्रोटीन की तरफ नहीं आते, डीएनए क्यों, बिकॉज पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड द जीन। और जीन की वजह से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं या इनहेरिट होते हैं। यही जो मेन थीम है इस चैप्टर का, तो डीएनए को मेन फोकस करेंगे। डीएनए की जो हम केमिकल कंपोजिशन वो भी देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे, किस तरह से फॉर्मेट में पैटर्न में इनकी जो है अरेंजमेंट होती है। तो डीएनए जैसे आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ा है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर। बिकॉज जैसे अगर आप देखें तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है। स्पीशीज जो है मुख्तलिफ स्पीशीज होती है जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी वेरिएबल होता है। जैसे कल भी आपने लिस्ट पढ़ी थी, पेनिसिलियम नोटेटम से लेकर फर्न तक आपने जैसे 1 पेयर से लेकर 500 पेयर तक भी पढ़े। तो जाहिर है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो उनकी क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। तो कोई भी मीन्स मिलियंस ऑफ बिलियंस न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। तो डीएनए जाहिर है क्रोमोसोम की कंपोजिशन में शामिल है। और क्रोमोसोम जाहिर है आपको पता है कि स्पीशीज टू स्पीशीज इनका नंबर वेरिएबल है। स्पीशीज टू स्पीशीज नंबर इज वेरिएबल। जैसे हमने चार्ट पढ़ा था उसके अंदर जो वेरियस स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको वो चीजें क्रोमोसोम की जो स्केच जहन में आ जाए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोकन टाइप के सवाल होते हैं, तादाद ही पूछा जाता है, तो वो भी आपको जो है याद होना चाहिए। बहरहाल तो डीएनए किसका बना हुआ न्यूक्लियोटाइड है। इसका जो बेसिक यूनिट होता है जिसे आप मोनोमर भी कहते हैं, मोनोमर इनका या बेसिक यूनिट होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको पता है कि 3 कंपोनेंट होते हैं। 1 न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। जैसे एसटीबी के अंदर इलस्ट्रेशन भी दी गई है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। एक सिंगल नाइट्रोजिनस बेस होगा। 3 चीजें ये जब जाहिर है, एक जैसे पेंटोज शुगर है, फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, यानी ये 3 चीजें जब होंगी तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और इस जैसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे ज्वाइन टुगेदर एंड डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं बेसिकली इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं प्यूरिन बेसिस होते हैं जो एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं, और दूसरे होते हैं पिरिमिडिन बेसिस जो साइटोसिन एंड थायमिन होते हैं। शॉर्ट टर्म में हम जैसे प्यूरिन एडेनिन बेस को जैसे कैपिटल ए से, ग्वानिन कैपिटल जी से, और पिरिमिडिन बेसिस में जैसे साइटोसिन सी और थायमिन जो है वो टी से एक्सप्रेस करते हैं। ये क्यों प्यूरिन पिरिमिडिन, जैसे आप सबको मालूम है कि इसे प्यूरिन बेसिस जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और जो पिरिमिडिन जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तस्वीरें भी होगी किस जगह पे, आपने देखी भी होगी, टेक्स्ट बुक कई जगहों पे मीन्स मौजूद है। तो हम भी यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो प्यूरिन बेसिस जो है एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडिन जो होंगे साइटोसिन एंड थायमिन। कोई एनी ऑफ 1 बेस होगा, जैसे आइदर एडेनिन होगा या ग्वानिन होगा या साइटोसिन होगा या थायमिन होगा, कोई भी एक होगा। एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा या थायमिन, कोई इनमें से एनी वन ऑफ द बेस होगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इनमें से एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये जो लाइक जो पेंटोज शुगर के साथ लिंक होता है, और देन
पेंटोज शुगर के साथ फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये शुगर जो है मेन स्केलेटन के तौर पे काम करता है, स्केलेटन के तौर पे काम करता है। इस स्केलेटन के अंदर क्यों, वाई, बिकॉज एक साइड पे नाइट्रोजनस बेसिस भी अटैच है और दूसरी साइड से जो है फास्फोरिक एसिड भी अटैच होता है। तो ये जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर को हम कहेंगे कि ये स्केलेटन है, न्यूक्लियोटाइड का स्केलेटन है। दोनों साइड से मीन्स एक तरफ से जो है नाइट्रोजनस बेस भी इसके साथ लिंक होता है कार्बन नंबर 1 पे, और कार्बन नंबर 5 पे जो है फास्फोरिक एसिड लिंक होता है। तो एनीवे तो ये जो टोकन टाइप की क्वेश्चन है, मेमोराइजेशन क्रेमिंग के सवाल है, आप याद करेंगे। बाकी जो है न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन के अंदर 3 जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं आप सबको मालूम है कौन से, लाइक फास्फोरिक एसिड है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस। तो बहुत ही आसान चीजें हैं। अब हम थोड़ी सी नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं, कंपोस्ट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। जैसे हमारे एसटीबी के अंदर भी जो सेकंड जो पैरा जो मौजूद है, सेकंड पैरा जो मौजूद है उसके अंदर भी यही बताया गया है। सेकंड पैरा के अंदर भी यही 60-40 का रेशो दिया गया है, यानी 60% प्रोटीन एंड 40% डीएनए। तो उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन, कंपोस्ट ऑफ क्रोमेटिन, यानी कॉम्प्लेक्स ऑफ क्या किसका है, कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन है। तो आल्सो सेगमेंट ऑफ आरएनए भी मौजूद है जो 1 to 10% या थोड़ा रेशो होता है। और आरएनए क्या है, आरएनए इज द साइट सेगमेंट ऑफ आरएनए, यहाँ पे क्या लिखा है, साइट ऑफ आरएनए, ये इसका डीएनए डुप्लेक्स लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर है जो अनब्रोकन। जैसे आपने जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है अनब्रोकन जो होता है, डबल स्ट्रैंडेड डुप्लेक्स होता है, इसे हम कहेंगे डबल स्ट्रैंडेड, और डुप्लेक्स है अनब्रोकन यानी कंटिन्यूस है, स्टार्ट होने से लेकर कंटिन्यूस जो डबल स्ट्रैंडेड है, जिसे हम कहेंगे कि डुप्लेक्स, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डुप्लेक्स कहते हैं। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन 7 फीट और 2 मीटर है, सिंगल सेट। जैसे डिप्लॉयड होते हैं 2 सेट होते हैं, हैप्लॉयड जैसे उसे हम कहेंगे 1 सेट कहेंगे। तो या जैसे ऐसे आप भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सेल जो जिसमें अभी डुप्लीकेशन नहीं हुई है, सिंगल क्रोमेटिड अगर किसी में है तो भी इस तरह से। बट जो एक सिंगल टेक्स्ट बुक में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी हाफ जो क्रोमोसोम है उनके उनको स्ट्रेट किया जाए, यानी ये जो हाईली क्वाइल्ड है इनको अगर स्ट्रेट किया जाएगा 2 मीटर 7 फीट। जैसे ह्यूमन सेल जो उसके बारे में बात हो रही है तो उसमें 7 फीट और 2 मीटर्स जो इनकी थ्रेड की लेंथ होगी। तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि सेल छोटे इसमें इतने जो है बड़ी लेंथ का जो ये फाइबर कैसे आया, बिकॉज ऑफ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। बिकॉज जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, बाल लाइक प्रोटीन्स होते हैं, दे गाइड द क्वाइलिंग ऑफ द डीएनए। तो अगर ये बाल लाइक प्रोटीन ना होता तो शायद इतनी प्रॉपर क्वाइलिंग ना होती और ये इतनी बड़ी स्ट्रक्चर एक सिंगल सेल के अंदर ना आती। तो ह्यूमन बॉडी भी अमेजिंग बॉडी है। जैसे 60 ट्रिलियन एडल्ट में जो सेल्स होते हैं और उनके अंदर हर सेल के अंदर 7 फीट और 2 मीटर का एक फाइबर जस्ट डीएनए मौजूद है। तो इसकी एक बहुत ही बड़ी डिस्टेंस हो सकती है। बहरहाल सो बिकॉज ऑफ ये क्यों है हाई, क्यों है बाय, बिकॉज ऑफ दे आर हाईली क्वाइल्ड। क्वाइलिंग कैसे, लुक लाइक द स्ट्रिंग ऑफ बीट्स। जैसे अगर क्रोमोसोम को हम देखते हैं, क्रोमोसोम के अंदर हमें ये नजर आता है कि ऐसी बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो बीड लाइक ऐसी स्ट्रक्चर्स हाईली कंडेंस्ड और क्वाइल्ड सूरत में, क्वाइलिंग की सूरत में नजर आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये थ्रेड जो है बहुत ही हाईली, कैसी क्वाइलिंग की लेवल होगी वो हम आगे डिस्कस करें, टॉपिक आज है हम डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है कि एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए डुप्लेक्स इज क्वाइल्ड अबाउट अ कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन्स। तो 200 न्यूक्लियोटाइड जब होंगे, 200 न्यूक्लियोटाइड, तो एक जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है उस पर जब एक क्वाइलिंग होगी तो 200 न्यूक्लियोटाइड जो इसमें आ सकते हैं, 200 न्यूक्लियोटाइड पे एक क्वाइलिंग हो सकती है। तो ये एक जस्ट टोकन टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट करेंगे, जो आई थिंक एसटीबी एनटीबी में मौजूद है। हिस्टोन्स क्या है, स्मॉल बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स है। हिस्टोन प्रोटीन है, बाल लाइक प्रोटीन है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि ये जैसे धागे की रील होती है, उसके अंदर जो कागज की रील या कोई प्लास्टिक की रील होती है, उसके ऊपर जो धागा जो है हाईली कंटेंट्स आर क्वाइल्ड होता है। अगर ये रील ना होती तो क्वाइलिंग प्रॉपर ना होती। इसी तरह से अगर ये हिस्टोन प्रोटीन ना होते तो क्वाइलिंग ऑफ द डीएनए ये भी नहीं होती।
तो इसके लिए ये क्वाइलिंग को गाइड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन का होना जरूरी है। और हिस्टोन प्रोटीन किसके बने हुए, यू नो वेरी वेल, प्रोटीन है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, बट इसके अंदर दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो बहुत ही ज्यादा होते हैं। कौन से दो अमाइनो एसिड? अर्जिनिन एंड लाइसिन। ठीक है, कई मरतबा ये सवाल भी ऐसा आ चुका है। दे आर रिच इन अमाइनो एसिड, कौन से? अर्जिनिन एंड लाइसिन। टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, ये सारी पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में मौजूद है। और क्वाइलिंग क्यों होती है? जैसे डीएनए जो है उसमें नेगेटिव चार्ज होती है फास्फेट ग्रुप की वजह से, हिस्टोन प्रोटीन है पॉजिटिव चार्ज, सो इट बिकम्स टाइटली क्वाइल्ड, इस वजह से ये टाइटली क्वाइल्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से। तो जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये जो पॉइंट्स हैं ये एसटीबी के अंदर है, एनटीबी के अंदर है, सॉरी, एनटीबी के अंदर ये पॉइंट्स मौजूद हैं। एनटीबी के अंदर ये पॉइंट्स मौजूद हैं, एनटीबी के अंदर पॉइंट्स मौजूद हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एस फेज, जैसे कि आपको पता है कि इंटर क्लास में चैप्टर 7 जो है जिसमें सेल डिवीजन सेल साइकिल मौजूद है, उसके अंदर पहला पहला फेज आपने यकीनन जो पढ़ा होगा वो है इंटरफेज है। इंटरफेज के 3 सब स्टेजेस होते हैं। 3 सब स्टेजेस कौन से 3 सब स्टेजेस हैं? जैसे आपने पढ़े हैं कि एक G1 फेज होता है, एस फेज होता है और एक G2 फेज होता है। जो एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, उसके बाद देन यहाँ पे माइटोसिस होती है, माइटोसिस के बाद जो है लाइक जैसे साइटोकाइनेसिस। चैप्टर 7 के अंदर एसटीबी के अंदर इंट्रोडक्टरी डायग्राम मौजूद है जिसमें आपने यकीनन पढ़ा होगा। एस फेज होता है, एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस सिंथेसिस किसकी? उसे हम कहते हैं एस फेज कहते हैं। ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए एंड हिस्टोन्स आर डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज की मीनिंग है एक दूसरे से ये अलग हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन ये ऑर्गेनाइज होते हैं और देन वापस फाइलिंग हो जाती है। ठीक है, ये कल भी पॉइंट्स पढ़ी थी, आज दोबारा से ये देख रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा जो चैप्टर है समवॉट थोड़ा सा डिफिकल्ट है या स्टूडेंट्स के सेंस में, ताकि हमें डीएनए एक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये सारी चीजें कल भी जैसे हमने डिस्कस की थी। तो उसके बाद जैसे नेक्स्ट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, ये एनटीबी का प्योरली एनटीबी के अंदर ऐसी डायग्राम और टॉपिक, आज ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का ये जो टॉपिक है एनटीबी से रिलेटेड है। एनटीबी नेशनल टेक्स्ट बुक, उसमें ये डायग्राम भी इसी से मौजूद है। एनटीबी की बुक के अंदर डायग्राम भी मौजूद है। हम हर एक कंपोनेंट को अलग से भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये आप ऐसे डायग्राम इसको देखें कि ऑर्गेनाइजेशन अकर्स इन 4 लेवल्स। एक है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, नंबर 2 क्रोमेटिन फाइबर, नंबर 3 सुपर क्वाइल, एंड नंबर 4 इज द क्रोमेटिड। जैसे अगर हम देखें कोई भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जैसे अगर आप देखें कि उसमें हमें बज़ाहिर जो है क्रोमोसोम से ऐसे नजर आ रहे हैं, बट ये तो हाईली क्वाइल्ड होते हैं, जिससे हम कहेंगे सुपर हाईली। ये तो एक जस्ट जैसे 2 क्रोमेटिड्स नजर आ रहे हैं। जब 2 क्रोमेटिड्स नजर आ रही हैं ये हमें, तो हर एक क्रोमेटिड को जैसे हम अलग करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्वाइल है। सबसे पहले एक बड़ी क्वाइल सुपर क्वाइल जिसे कहते हैं, सुपर क्वाइल में से अगर उसको अलग और क्वाइलिंग को हम जो है इसको अनक्वाइल करेंगे तो हमें क्रोमेटिन फाइबर नजर आएगा। सुपर क्वाइल के बाद जो क्रोमेटिन फाइबर नजर आएगा, क्रोमेटिन फाइबर के बाद न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग नजर आएगा। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? 8 हिस्टोन प्लस डीएनए इज अ न्यूक्लियोसोम, उसे कहते हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए होता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। और देन जो हिस्टोन को अलग कर देंगे तो बाकी जो डीएनए बचेगा। तो इसी तरह से जो है साइंटिस्ट ने भी यही किया है कि सबसे पहले जो क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड पड़े हैं, तो हर एक क्रोमेटिड को जो जिस तरह से देखा गया कि उसमें क्या है कि उसमें सुपर क्वाइल है। सुपर क्वाइल दो हर एक क्रोमेटिड उसमें क्या है? सुपर क्वाइल है। सुपर क्वाइल में से यकीनन और भी एक क्वाइल होगी जिसे हम कहते हैं क्वाइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। और इस क्रोमेटिन फाइबर में आगे क्या है? आगे एक और लेवल है न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्लस डीएनए होगा। देन हिस्टोन को अलग करेंगे, डीएनए को अलग कर देंगे। तो इस तरह से हम डीएनए की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसी तरह से इनकी जो है थिकनेस के बारे में भी बताया गया है कि जैसे जो क्रोमेटिड्स होते हैं तकरीबन आई थिंक 700 नैनोमीटर है, और ये जो सुपर क्वाइल है 300 नैनोमीटर थिक होती है, और क्रोमेटिन फाइबर है 30 नैनोमीटर जो है थिक होता है। इसी तरह से
देन जो फाइनली आप जब डीएनए को आप अलग करेंगे तो डीएनए 2 नैनोमीटर तक होगा। ये सारी चीजें आती हैं। बहरहाल ये लेवल है, जैसे 4 जो लेवल है, हर एक लेवल को हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जैसे फर्स्ट लेवल है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। जैसे एक लोअर टू हायर ग्रेड है और दूसरी हायर टू लोअर ग्रेड है। लोअर टू हायर ग्रेड यानी जैसे न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, देन क्रोमेटिन फाइबर, देन सुपर क्वाइल, देन क्रोमेटिड की तरफ आते हैं, और 2 क्रोमेटिड्स होती हैं एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में। अगर हायर टू लोअर ग्रेड की तरफ आएंगे तो क्रोमेटिड, जैसे हम एक क्रोमोसोम को देखते हैं तो उसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं। क्रोमेटिड्स में देखेंगे तो हमें सुपर क्वाइल नजर आती है। सुपर क्वाइल में से अलग उसको करेंगे तो हमें क्रोमेटिन फाइबर नजर आएगा। क्रोमेटिन फाइबर से अलग आगे हम देखेंगे तो उसमें डीएनए अलग करेंगे तो फाइनली आखिरकार हमें जो डीएनए ही मिल जाएगा। तो इसी तरह से लोअर क्रोमोसोम की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको देखना है तो सबसे पहले जो है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग यानी लोअर लेवल की है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइज होते हैं एस फेज के अंदर और उसके बाद वापस ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। 200 न्यूक्लियोटाइड्स पे रैप ट्वाइस अराउंड 8 हिस्टोन और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। जैसे ये टेक्स्ट बुक में भी तस्वीर तो एक जहां में कलेक्टिव तस्वीर है, यहाँ से इसको अलग किया गया है। 4 हिस्टोन्स ऑफ न्यूक्लियोसोम, तो यानी 8 हिस्टोन प्लस डीएनए होगा तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम कहेंगे। 8 हिस्टोन्स प्लस डीएनए उसके ऊपर होगा, एक क्वाइल होगा तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम कहेंगे। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की मीनिंग होती है धागा, तो न्यूक्लियोसोम्स भी अरेंज है और डीएनए भी इसके साथ साथ मौजूद है तो इसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। So 200 nucleotides per have twice around 8 histone and this is called as a nucleosome। और एक इनके दरमियान लिंकर डीएनए भी मौजूद है। लिंकर वर्ड से जाहिर है लिंक करने वाला, जैसे एक न्यूक्लियोसोम है दूसरा न्यूक्लियोसोम, उनके दरमियान ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसे हम कहेंगे लिंकर डीएनए। ये डीएनए का स्ट्रैंड ऐसा होगा तो उसे हम कहेंगे लिंकर डीएनए कहेंगे। लिंकर डीएनए जो वन हिस्टोन मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन एवरी 2 न्यूक्लियोसोम। जैसे एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, उन दोनों के दरमियान एक डीएनए का पोर्शन है, इस डीएनए को हम कहेंगे लिंकर डीएनए। दूसरे लफ्जों में हम लिंकर डीएनए को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करना एक थ्रेड के जरिए, डीएनए का थ्रेड है, दैट इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए, उसे हम कहेंगे लिंकर डीएनए। वेरी सिंपल है, डायग्राम के जरिए भी आप जैसे आसानी से देख सकते हैं कि जैसे एक न्यूक्लियोसोम दूसरा न्यूक्लियोसोम, उनके दरमियान जो है ये लिंकर डीएनए होता है। इनका काम यही होता है न्यूक्लियोसोम को जो है लिंक करना, जोड़ना। उसके बाद जैसे हम कहेंगे देखेंगे कि होल डीएनए जिसकी जो है 2 नैनोमीटर थिकनेस है, इज टर्न्ड इनटू अ चेन ऑफ बीड लाइक अपीयरेंस कॉल्ड न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। और न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग आगे जो है 10 नैनोमीटर थिक आगे हो जाएगी। तो आगे हम पढ़ते हैं कि दूसरी जो लेवल क्या होगी इसके बाद न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग के बाद दूसरी लेवल जो होती है आपको पता है, दूसरी जो लेवल है उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। दूसरी जो लेवल है उसे हम कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर। जो टोटल 4 लेवल है उसमें दूसरी जो लेवल है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। नंबर 2 लेवल जो है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। और क्रोमेटिन फाइबर जो उसकी जो जाहिर थिकनेस अब थोड़ी सी ज्यादा होगी दैट इज 30 नैनोमीटर। आफ्टर न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग जैसे, और इसमें क्वाइल बिगिन टू क्वाइल अगेन। जैसे न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग के अंदर क्या था, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग के अंदर 8 हिस्टोन प्लस डीएनए, और हर एक हिस्टोन को जैसे हर एक न्यूक्लियोसोम हिस्टोन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको लिंक करने के लिए एक लिंकर डीएनए। तो अब लिंकर और मजीद क्वाइलिंग होगी, इन्हीं चीजों की मजीद क्वाइलिंग होगी। इन्हीं चीजों जैसे रोप होती है, रस्सियां होती है, बहुत ही बड़ी थिक होती है। पहले सबसे पहले एक सिंगल फाइबर, 2 फाइबर मिला के एक छोटी सी क्वाइल बन जाती है। इन्हीं क्वाइल को दोबारा से आपस में मिलाएंगे, क्वाइल करेंगे, वो थोड़ी सी थिक होगी। ऐसी और भी जो फाइबर्स आपस में मिलाएंगे तो और थिक हो जाती है। बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत जैसे सबसे पहले डीएनए प्लस 8 हिस्टोन तो न्यूक्लियोसोम बनता है, और न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की और मजीद जो है इसमें रेप्लिकेशन, इसमें क्वाइलिंग होगी तो और भी ये जो जो क्वाइलिंग होगी तो उसे क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, जिसका डायमीटर जो है 30 नैनोमीटर यानी थिकनेस होती है। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बनने के बाद बिगिन टू क्वाइल अगेन, उसमें अगेन जो है क्वाइलिंग का अमल शुरू हो जाता है, एंड अनदर थिक फाइबर इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। यानी है क्रोमोसोम ही है बट हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर जनरली हमने पढ़ा है कि इसके अंदर 60% प्रोटीन
एंड 40% डीएनए। बट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, वो हम देख रहे हैं कि जब न्यूक्लियोसोम की मजीद और क्वाइलिंग होगी तो ये थोड़ा सा फाइबर, इसकी डायमीटर भी, थिकनेस भी बढ़ेगा। कंपोजिशन वही सेम है कि इसमें हिस्टोन्स एंड डीएनए, बट क्वाइलिंग का जो पैटर्न है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, हायर ग्रेड की क्वाइलिंग हो रही है। यानी जैसे न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बनी, उसके बाद अगेन जो है क्वाइलिंग का अमल शुरू हुआ, और उसके बाद ये अगेन एक थिक फाइबर बना है, और ये थिक फाइबर जो है 30 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है या डायमीटर होता है, उसे हम कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर। एंड इट हैपेंस ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेजेस। जैसे सेल साइकिल के अंदर जो आपने पढ़ा है कि इंटरफेज के अंदर G1 फेज होता है, सब स्टेज होता है, उसके बाद S फेज होता है, उसके बाद G2 फेज होता है। तो ये अमल कहाँ पे होगा, G1 एंड G2 फेज पे होगा। G1 एंड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ऐसे कि क्रोमेटिन फाइबर का जो बनने का अमल कब होगा, ये होगा G1 एंड G2 फेज के दौरान। क्रोमेटिन फाइबर में थिकनेस कितनी होगी, क्रोमेटिन फाइबर की थिकनेस जो 30 नैनोमीटर थिक होगी। क्रोमेटिन फाइबर्स शो टू रीजन्स, क्रोमेटिन फाइबर्स शो टू रीजन्स, ये हमारे एसटीबी टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है उससे नीचे की पैरा है, उसमें ये मौजूद है सेम टॉपिक। तो यहाँ पे इसको जो है इस कैटेगरी में, क्रोमेटिन फाइबर की कैटेगरी में ये सेम टॉपिक इंक्लूड किया गया है कि एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन, यानी हाईली कंडेंस्ड होता है एंड नेवर एक्सप्रेस्ड। हेटेरोक्रोमेटिन इज हाईली कंडेंस्ड एंड नेवर एक्सप्रेस्ड। जैसे देखें ये बहुत ही हाईली क्वाइल्ड है, और जब भी डीएनए की एक्सप्रेशन होती है तो जाहिर है इसमें जो है दो फाइबर्स जैसे थोड़े से अनक्वाइल होते हैं ताकि उन जीन्स की जो एक्सप्रेशन हो सके, बट ये परमानेंटली जैसे कंडेंस्ड होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, हाईली क्वाइल्ड होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन दे नेवर एक्सप्रेस। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट होता है यूक्रोमेटिन, नॉट सो कंडेंस, इतना ज्यादा कंडेंस नहीं है, हाईली कंडेंस नहीं है। जैसे आप ये यूक्रोमेटिन देख रहे हैं तो इसमें इतनी जो है क्वाइलिंग और कंडेंसेशन हाईली नहीं है, ये हाईली कंडेंस और क्वाइल्ड है। सो जीन्स कैन बी एक्सप्रेस, इनमें जो जीन्स होंगे इस डीएनए के अंदर वो एक्सप्रेस होंगे, और ये इसके जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। वेरी सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन, और जिनकी जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे। और जो कंडेंस नहीं है तो उनकी जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, उससे हम कहेंगे यूक्रोमेटिन। यू रेफर्स टू गुड और ट्रू, तो जाहिर है इसके अंदर जीन की एक्सप्रेशन होगी। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन यूनिफॉर्म क्रोमेटिन फाइबर इज एस्टेब्लिश्ड बिकॉज यूक्रोमेटिन इज कंडेंस्ड। तो जैसे सेल डिवीजन के दौरान तो यानी डिवाइड हो रहा है, एक्सप्रेशन तो नहीं हो रही है, तो इस तरह से हमें बाहर ये नजर आएगा कि यूनिफॉर्म या एक ही जैसा जो है हाईली क्वाइल्ड है, जीन एक्सप्रेशन का टाइम नहीं है। तो मीन्स सेल डिवीजन के अंदर हमें ये अपीयरेंस इसकी ऐसी होगी कि ये जो यूनिफॉर्म क्वाइल्ड होगा। तो अगेन आप क्रोमेटिन फाइबर पे आप आए तो पहला यूनिट जो इनका था न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, जिसके अंदर 8 हिस्टोन प्लस डीएनए था। जब यही दोबारा से क्वाइल बनेगी तो मजीद थिक हो जाएंगे, थिकनेस कितनी होगी, 30 नैनोमीटर थिक होगी, और 30 नैनोमीटर थिक होगी। और ये अमल कब होता है, इंटरफेस के G1 एंड G2 फेज के अंदर होते हैं। और इसमें दो रीजन होते हैं, एक हेटेरोक्रोमेटिन जिसके हाईली कंडेंस्ड ये रीजन होता है जिसके जीन्स कभी भी एक्सप्रेस नहीं होंगे, और दूसरा जो यूक्रोमेटिन होता है इतना ज्यादा कंडेंस्ड और क्वाइल्ड नहीं होता है और जिनके जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3 लेवल पे आते हैं। ये बहुत छोटी सी सवाल है, आप जैसे स्टूडेंट के लिए इतना कोई इश्यू नहीं है। नंबर 3 कैटेगरी है सुपर क्वाइल एंड क्रोमेटिड, आगे आखिर में क्रोमेटिड होगा। नंबर 3 लेवल है सुपर क्वाइल की, नंबर 3 लेवल है सुपर क्वाइल की। सुपर क्वाइल व्हेन सेल डिवीजन बिगिंस हायर ऑर्डर ऑफ क्वाइलिंग। जैसे आपको पता है कि क्रोमेटिन फाइबर की और भी क्वाइलिंग होगी, क्रोमेटिन फाइबर और मजीद क्वाइल उसकी बनेगी, हाईली कंडेंसेशन होगी तो एक सुपर क्वाइल बनेगी। जाहिर है जब ऐसे क्रोमेटिन फाइबर में से और क्वाइलिंग होगी तो जाहिर है ये थोड़ी सी थिकनेस होगी, तो इनका जो थिकनेस के हवाले से जो डायमीटर होगा वो 300 नैनोमीटर। आप जैसे देखें जस्ट डीएनए के 2 स्ट्रैंड है 2 नैनोमीटर उनका डायमीटर, न्यूक्लियोसोम का जो है 10 नैनोमीटर डायमीटर, न्यूक्लियोसोम के बाद क्रोमेटिन फाइबर है 30 नैनोमीटर डायमीटर। अब ये सुपर क्वाइल है तो इसका 300 नैनोमीटर डायमीटर होगा। ऐसी चीजें आप यकीनन आप समझ रहे हैं, इंटीटेस्ट की स्टूडेंट हैं जो जाहिर है जब जस्ट 2 थ्रेड्स हैं तो उनका डायमीटर थोड़ा कम है, हिस्टोन मिल जाते हैं और डायमीटर ज्यादा, क्वाइल होती है तो और भी डायमीटर जैसे ज्यादा हुई हो रहा है। तो ये सुपर क्वाइल है तो इसका डायमीटर जो है 300 नैनोमीटर होगा। ये टोकन टाइप के सवाल हैं जो याद करने हैं, क्रैमिंग करनी है, मेमोराइजेशन करनी है। जैसे सेल डिवीजन बिगिंस हायर ऑर्डर ऑफ क्वाइलिंग
होती है तो क्रोमेटिन फाइबर की मजीद जो क्वाइलिंग होगी जिसके रिजल्ट में सुपर क्वाइल बनेगी और जो 300 नैनोमीटर इनकी थिकनेस और डायमीटर। चौथा और आखिरी ऑर्डर है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिड्स। जैसे हम जो न्यूक्लियस के अंदर हमें जो अंदर क्या है वो हमें नहीं मालूम था, जो अभी हमने डिस्कवर किया कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले डीएनए की 2 स्ट्रैंड और हिस्टोन तो बनेगा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बाद जैसे आपने देखा न्यूक्लियोसोम के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी थी जो क्रोमेटिन फाइबर की थी, क्रोमेटिन फाइबर के बाद जैसे सुपर क्वाइल बनी है, सुपर क्वाइल के बाद ये क्रोमेटिड बनते हैं। क्रोमेटिड इमीडिएटली सुपर क्वाइल establishes into chromatid, so as a result of coiling around itself 700, एक क्रोमेटिड का जो डायमीटर होता है वो 700 नैनोमीटर है। तो अब एक क्रोमेटिड का डायमीटर है 700 नैनोमीटर, सुपर क्वाइल का डायमीटर है वो 300 नैनोमीटर, और इसी तरह से क्रोमेटिन फाइबर का डायमीटर है 30 नैनोमीटर, और न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर होगा वो 10 नैनोमीटर है। जस्ट डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, इनका जो थिकनेस और डायमीटर होगा ओनली 2 नैनोमीटर। इसी तरह से आप याद करेंगे, ठीक है, ये याद करने के सवाल है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये मेटाफेज का क्रोमोसोम है, तो इसमें जाहिर है 2 थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड ये दूसरा थ्रेड, जिससे हर एक थ्रेड को हम कहते हैं क्रोमेटिड कहते हैं। तो क्रोमेटिड ये यहाँ इस जगह पे होगा तो यकीनन इसका डायमीटर होगा 700 नैनोमीटर होगा। तो इस क्रोमेटिड में जो है देन सुपर क्वाइल जो निकली है, सुपर क्वाइल निकली है तो यकीनन इसका 300 नैनोमीटर डायमीटर है। सुपर क्वाइल के बाद जो एक क्रोमेटिन फाइबर होता है 30 नैनोमीटर, इसमें एक सिंगल फाइबर है। न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रिंग है जिसमें 10 नैनोमीटर डायमीटर है। और फाइनली जिस तरह से बाल लाइक प्रोटीन अलग होंगे और डीएनए अलग होगा, तो इन डीएनए का जो थिकनेस है डायमीटर होगा 2 नैनोमीटर होगा। तो ये जो है लोअर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन और हायर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन, हायर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन, लोअर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से जो है क्वाइलिंग का अमल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है अगेन यहाँ पे एक बार और भी देख, चलो नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, कि जीन क्या है। हमारे एनटीबी का ये टॉपिक है, एनटीबी में ये मौजूद है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। जैसे आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल हम कहते हैं, ओवरऑल कहते हैं न्यूक्लियस में कहाँ पे क्रोमोसोम्स, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। व्हाट इज जीन? पर्टिकुलर सेगमेंट, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इनकोड्स अ पर्टिकुलर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड चेन आगे बनाती है, तो वो उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, उससे हम कहते हैं जीन कहते हैं। तो अगेन ये जीन को कॉन्सेप्ट जैसे एनटीबी नेशनल टेक्स्ट बुक का जो है उस सिलेबस के अंदर पार्ट ये मौजूद है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जीन्स आर द हेरिडिटी यूनिट्स, और जैसे मेंडल ने इनके बारे में एलिमेंट या फैक्टर कहा था। मेंडल को जीन्स के बारे में एग्जैक्ट जीन वर्ड मेंडल के नॉलेज में नहीं था, मेंडल ने ये नहीं दिया था। लेटर विलहेम जैनसन इसने जो है 1909 के अंदर उन्होंने कहा कि ये जीन्स है। तो जीन क्या है? पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इनकोड्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ अ पर्टिकुलर जैसे पॉलीपेप्टाइड, तो उसे हम कहेंगे जीन कहेंगे। दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, उसे हम कहते हैं जीन कहते हैं। जैसे आपको पता है कि ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज रेगुलेटेड बाय द जीन। हर एक कैरेक्टर बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सब जीन से रेगुलेटेड है, डायरेक्टेड बाय द जीन्स, रेगुलेटेड बाय द जीन्स, कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, सब जीन से अंडर होता है। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम। ऐसी सेगमेंट कहाँ पे? यकीनन जो एक क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर, जैसे ये पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये जैसे अलील फॉर ब्राउन आई कलर, और ये जो जिस तरह से अलील फॉर ब्लू कलर, अलील पे भी हम आते हैं। जैसे जाहिर है जिन्होंने चैप्टर 8 जेनेटिक्स पढ़ा होगा उनको अलील के बारे में नॉलेज होगी यकीनन। दूसरा टर्म हम सीखेंगे लोकस। लोकस सिंगुलर है, लोसाई प्लूरल होता है। लोकस यानी लोकेशन, लफ्ज आपसे यकीनन इससे बन जाएगा। लोकस लोकेशन, लोकेशन इज द साइट, साइट इज द प्लेस, प्लेस आर द पॉइंट और पोजीशन, पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड द लोकस। जैसे ये तो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में एक खास मखसूस पोजीशन जो होती है उस जीन की, इस जीन की पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड द लोकस। ठीक है, द साइट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, साइट की मीनिंग जगह, पॉइंट, प्लेस, लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड द लोकस। जैसे ये ब्राउन आई कलर, आई कलर का जो जीन की लोकेशन है, आई कलर के जीन की लोकेशन है, यानी आई कलर का जो जीन होगा क्रोमोसोम में इस पॉइंट पे मौजूद है। उसके बाद दूसरा टर्म है अलील है। जैसे एसटीबी के अंदर चैप्टर 8 के अंदर जेनेटिक्स जिन स्टूडेंट ने पढ़ी होगी उनको यकीनन पता होगा, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड अलील। ठीक है, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन ऑन सेम लोकस है, लोकस भी सेम। जैसे ये देखें आई कलर का जीन है, ये आई कलर का जीन है, उसकी पोजीशन है क्रोमोसोम की।
तो सेम इसी पोजीशन पे जो है, जैसे ये ब्राउन आई कलर का जीन है और ये है ब्लू आई कलर का जीन है, ब्लू आई कलर का जीन है। जीन किसका है? ट्रेट क्या है? ट्रेट और कैरेक्टर है आई कलर, उसकी दो अलील है। यानी कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनमें ब्राउन आईज होती हैं, कुछ ऐसे भी पर्सन है जिनमें मीन्स ब्लू आईज भी होती हैं। तो मीन्स जो ब्राउन आईज के जीन की लोकेशन और ये सेम है, ये भी मीन्स जैसे आई कलर का जीन है, बट इसमें क्या है, ये किसका जीन है? ये ब्लू आई कलर का जीन है। तो इसे हम कहेंगे अलील, कहेंगे द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स है। ये भी जीन मीन्स आई कलर का, ये भी जीन आई कलर का है, बट अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? एक जैसे जीन है वो ब्राउन आइज है और दूसरा क्या है? ब्लू आइज का जीन, उसे हम अलील कहेंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम, टू क्रोमोसोम्स making up the matched pair both carry the genes controlling the same heredity characteristic। तो ये हमने कल भी इसकी डेफिनेशंस वगैरह होमोलॉगस क्रोमोसोम की पढ़ी थी, जिसमें ये मौजूद है कि ये सेम जो होमोलॉगस क्रोमोसोम, जैसे एक मैटरनल साइड का पेयर ऑफ क्रोमोसोम मैटरनल साइड का है, दूसरा पैटर्नल साइड का है। मैटरनल साइड मदर साइड, पैटर्नल साइड मीन्स फादर साइड, मदर साइड और फादर साइड के जैसे क्रोमोसोम्स। तो सेम उनकी जैसे आपने पढ़ा है कि जो सेंट्रोमियर की पोजीशन और लोकेशन सेम होगी, इसके अंदर जो जीन्स होंगे वो सेम ट्रेड के होंगे, अलील भले डिफरेंट हो। जैसे ये देखें, ये ब्राउन आई कलर है, ये ब्लू आई कलर, अलील डिफरेंट हो सकते हैं, बट जीन्स की लोकेशन या पोजीशन होगी या लोकस होगा वो सेम होगा, तो उससे हम कहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो अगेन ये अनदर डायग्राम भी हमारे एनटीबी के अंदर मौजूद है। एनटीबी के अंदर इस टाइप की डायग्राम मौजूद है, यकीनन आपके पास जो मौजूद है एनटीबी के अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे आप देखें सेंट्रोमियर की लोकेशन जो है, सेंट्रोमियर की लोकेशन भी सेम है, और इनके अंदर जो लाइक जो लोकस है, जीन की लोकस, वो भी सेम प्लेस पे पोजीशन पे है। इनके अंदर जो जीन्स होंगे वो भी सेम और सिमिलर होंगे, तो इससे हम कहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक दूसरे के लिए ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगी और ये भी एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, बट ये आपस में क्या होंगी? ये आपस में होंगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये होंगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होगी, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। बाकी ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। जैसे ये क्रोमोसोम बोथ सॉरी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये तो जस्ट एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है जिसकी टू क्रोमेटिड्स है, और ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये सेम डायग्राम हमारे एनटीबी के अंदर मौजूद है, वहीं से भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे टर्म्स हम 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, स्लो आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये टर्म्स आपको याद हो जाए। होमोलॉगस क्रोमोसोम आगे मेनी टाइम आगे इस्तेमाल होगा, इसको आप देखते जाएं, देखते जाएं। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट आएंगे क्रोमोसोम्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे आएंगे। और ये इनको जो मीन्स एसटीबी और एनटीबी दोनों को हमने मिला के कोशिश की है कि इनको एक ही थ्योरी के अंदर ले आए ताकि पढ़ें बेहतर समझ में आए। तो डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, जैसे आपको पता है जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी, सैलेमेंडर लार्वी 1882, कल भी हमने ये पॉइंट पढ़ी थी। क्रोमोसोम का नेम क्रोमोसोम किसने दिया था? क्रोमोसोम का नेम क्रोमोसोम, जैसे आप देखें ना क्रोमोसोम की डिस्कवरी जो वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी, बट नेम जो नेमिंग जो दी थी, नामनक्लेचर था, वो इस पर्सन ने दिया था, ये वेल्डियर, पूरा नेम वेल्डियर हर्ट्स है। ये उसकी डेटा है जो हमें हमारे लिए काम की नहीं है, बस से अपने तौर पे, बट आप इसको जो नेम जो है वेल्डियर ने दिया था, जो आप यकीनन याद करेंगे। उसके बाद थ्योरी के हवाले से यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो इसका एक क्रोमोसोम होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में क्रोमोसोम बैक्टीरिया के हवाले से आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें जस्ट वन जो है क्रोमोसोम ही होता है, बाकी तादाद वगैरह नहीं होती है, जस्ट वन एक क्रोमोसोम होता है जिसमें वही एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, वही क्रोमोसोम कहलाता है। रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी यूनिट्स विद क्रोमोसोम, ये किसने स्टेब्लिश किया था कि क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी? कार्ल कोरेंस ने दिया था 1900 में। 1900 में कार्ल कोरेंस ने ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया था, रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी यूनिट्स विद क्रोमोसोम, यानी व्हीकल्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी, यानी क्रोमोसोम्स पे जीन्स है जो ही जो है हेरिडिटी की यूनिट्स हैं जिनकी वजह से कैरेक्टर्स एक जनरेशन में
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन ये है जनरेशन टू जनरेशन। हमारी जो है नोटिंग में कई जगहों पे GEN लिखा हुआ है, स्टूडेंट पूछते हैं कि GEN क्या है। टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स है, अगर आप वही पैरा आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे वो फुल फॉर्म उसमें मौजूद है, क्लियर मौजूद है। हम यहाँ बोलते भी हैं कि जनरेशन टू जनरेशन, फिर भी GEN क्या है, जिसे इसे आम जबान में कहते हैं लकीर की फकीर, इसलिए जनरेशन टू जनरेशन है, टेक्स्ट बुक में मौजूद है। आप खोलें बुक तो ओपन करें, या आई थिंक आजकल मॉडर्न स्टूडेंट शायद यही पढ़ते हैं कि मोबाइल पे ही पढ़ते हैं, जो मोबाइल में होंगी वही चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि वी आर हैबिचुअल टू मोबाइल। मोबाइल से चीजें याद हो जाती हैं, बाकी चीजें याद नहीं होती। ये टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स है, बुक में हाथ में उठाए नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें मोबाइल वर्जन चाहिए, मोबाइल में होगा तो याद होगा। ठीक है, ये हैबिट बना लिया, इसको छोड़ें। आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप बुक तो हाथ में लें, बुक में क्या लिखा हुआ है। और हमेशा जो, भले हम जितने भी मॉडर्न हो जाए, बुक की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को आप मत भूलें। बुक ही होंगी जो आपको जो, जैसे हमारे कल्चर में तो अब ये मोबाइल के बगैर हम कोई भी बुक नहीं पढ़ सकते हैं, और बाकी आगे उस दुनिया ने छोड़ दिया है मोबाइल से पढ़ना। आप हर जगह पे देखेंगे तो बुक हाथ में होता है, बुक हाथ में होता है। ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तब भी मीन्स अपने टाइम जो है वो मोबाइल पे नहीं बुक पे देते हैं। ठीक है, बहरहाल हमारी एक सजेशन होती है, यहाँ बैठ के आप वो दे सकते हैं। अप्लाई करने वाले आप हैं, चाहे वो मोबाइल से आप पढ़ें चाहे बुक से पढ़ें, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको सक्सेसफुल बनाए। थैंक यू। सो रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी यूनिट्स हम पढ़ रहे थे कि क्रोमोसोम्स व्हीकल फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी। कार्ल कोरेंस ने 1900 में ये जो है ऐसी बात नोट की थी। उसके बाद जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी आई, वाल्टर सूटन जो यूएसए का था, एंड एक जर्मन था थियोडोर बवेरी, उन्होंने उन्होंने ज्वाइंटली एक थ्योरी दी जिसे हम कहेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखें इसमें जो सीक्वेंस देखें, पहले क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम की डिस्कवरी, नंबर 2 क्रोमोसोम का नेम, नंबर 3 रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी यूनिट्स विद क्रोमोसोम। उसके बाद चौथी पॉइंट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो किसने दी, यूएसए का पर्सन वाल्टर सूटन एंड थियोडोर बवेरी, जर्मन जोलॉजिस्ट था। इनकी कलेक्टिवली एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी आई थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी आई थी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी के हवाले से हमारे NTB STB के अंदर दोनों पॉइंट्स दोनों बुक्स के अंदर ये मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि 1866 में जैसे मेंडल ने लॉस दिए थे और उसकी रिकग्निशन कहीं पे भी नहीं हो रही थी, वाकई कि मेंडल ने सही काम किया था या गलत काम किया था। 1900 में काफी कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट इसके काम को रीचेक कर रहे थे। रीचेक कर रहे थे तो मींस जो मेंडल ने पॉइंट्स कही थी उनको कंपेयर किया गया था, क्योंकि मेंडल को जीन्स के बारे में नॉलेज नहीं थी कि जीन्स क्या होते हैं। ये जस्ट उसने कहा कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैरेक्टर्स जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो काफी उनका जो फोकस है वो पूरा मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स उनको रीडिस्कवर करने पे था, और इसी तरह से क्रोमोसोम का भी बिहेवियर और जीन्स का बिहेवियर दोनों को मिला के उन्होंने थ्योरी दी थी। और NTB के अंदर इसका चार्ट भी बना, वही सेम चार्ट है, NTB टेक्स्ट बुक का सेम चार्ट है, यहाँ पे है, उसको कंपेयर किया गया है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी है 1902 में वाल्टर सूटन एंड थियोडोर बवेरी ने दी थी। और बिहेवियर ऑफ मेंडल्स फैक्टर या जीन्स इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एट मियोसिस। तो उनका जो मेन फोकस ये था कि बिहेवियर ऑफ मेंडल्स फैक्टर्स, मेंडल की जो फैक्टर्स या जीन थे वो उनकी बारे में क्या इंफॉर्मेशन है उनके पास, या किस तरह से करेक्टली इनका आपस में रिलेशनशिप बनता है, और क्रोमोसोम सेट मियोसिस। तो देखें ये जो कॉलम है, पूरा कॉलम जो है, ये कॉलम इसमें बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम, और वही जो इसको कंपेयर किया गया है बिहेवियर ऑफ जीन्स के साथ। जैसे अगर हम जनरली देखते हैं, मेनी टाइम ये हम पढ़ते हैं कि डिप्लॉयड सेल बिफोर मियोसिस हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम homologous while gametes after meiosis have only 1। जैसे इन पी प्लांट डिप्लॉयड सेल्स हैव 7 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, और गैमीट्स के कितने होंगे, यकीनन 7 पेयर्स हैं, और ये होंगे जस्ट 7 क्रोमोसोम, हाफ हो जाएगा। तो ये देखें इसमें क्या मुश्किल बात है, जो आप मेनी टाइम्स ऐसी चीजें पढ़ती हैं, मीन्स ये कई चीजें ऐसे आपने डिस्कस कर ली है।
कि जैसे डिप्लॉयड नंबर जो भी डबल होता है मियोसिस होगी गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान, जिससे तो फिर जो है उसमें हैप्लॉयड नंबर बन जाता है। इस पॉइंट को क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंगली बिहेवियर कैसे कंट्रास्ट उन्होंने लिया था। अकॉर्डिंग टू मेंडल डिप्लॉयड सेल हैज टू कॉपीज ऑफ ईच जीन, यानी पेयर ऑफ अलील होते हैं, पेयर ऑफ अलील होते हैं, टू कॉपीज है। वाइल गैमीट्स हैव ओनली वन, जैसे डिप्लॉयड जो इंडिविजुअल है, डिप्लॉयड सेल है, उसके अंदर जैसे जाहिर है उसमें दो क्रोमोसोम है तो वो अलग हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जिसमें टालनेस का कैरेक्टर जैसे कैपिटल टी होता है, वो क्रोमोसोम अलग होगा। और उसी पर्सन के अंदर अगर एक स्मॉल टी वाला जीन था वो अब जो अलग हो जाएगी। जैसे डिप्लॉयड इंडिविजुअल होते हैं ना, डिप्लॉयड इंडिविजुअल, जैसे हम कहेंगे ये क्रोमोसोम ऐसा है डिप्लॉयड जिसमें एक कैपिटल टी है और इसी सेम अलील का जो स्मॉल टी है। जब इनमें जब म्यूसिस हो जाएगी तो जाहिर है जब आगे जो सेल्स होंगे एक ऐसा क्रोमोसोम होगा जिसमें स्मॉल टी आ जाएगा और दूसरा ऐसा क्रोमोसोम होगा जिसमें कैपिटल टी आ जाएगा। तो इसका इन्होंने फीचर दिया है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। आप कहेंगे हम एबीसी पढ़ रहे हैं, ये एबीसी नहीं है। चैप्टर 8 के अंदर आपने यकीनन जेनेटिक्स पढ़ी है, तो उसमें जीनोटाइप की ये जो जीन्स है जीनोटाइप है। वाइल गैमीट्स है ओनली सिंगल, आइदर कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर होगा, आइदर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। इसको कंपेयर किया गया था इस पॉइंट के साथ। इसी तरह से नंबर 2 पॉइंट है होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, ये तो आम सी बात है। और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू मेंडल पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच सेट आल्सो सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस। जैसे एक स्मॉल टी आ गया और दूसरा कैपिटल टी, ये सेग्रीगेट हो गए, ये अलग हो गए। तीसरी पॉइंट थी ड्यूरिंग मियोसिस each pair of homologous chromosome orient on metaphase plate independent of any other pair that in anaphase each pair assert independently। meiosis cell division है चैप्टर 7 के अंदर, जिसमें आपको पता है कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर हाफ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, देन उसमें जब पुलिंग होती है डुप्लीकेटेड होते हैं तो जाहिर है एक तरफ से जो है एक क्रोमेटिड होती है, दूसरी तरफ दूसरी क्रोमेटिड होती है, अलग हो जाएंगे। तो यानी उनमें ऐसे ही जीन अलग हो जाएंगे। कंपेयर है कि उनमें ऐसे ही जीन जैसे क्रोमोसोम अलग हुए तो जीन भी ऐसे ही अलग होगी। अकॉर्डिंग टू मेंडल alleles of one gene pair also assert immediately to the other pair during meiosis, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन फॉर्म 4 टाइप ऑफ गैमीट्स। आप स्टूडेंट को याद है, अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी है तो उसमें जैसे अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये ऐसा जीनोटाइप है जिसमें 4 किस्म के गैमीट्स बन सकते हैं। आपने पढ़ा है ना जेनेटिक्स पे, अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 4 किस्म के गैमीट्स बनते हैं। तो इनको कंपेयर किया गया था, इसमें इतने कोई बिग क्वेश्चन नहीं है, याद हो तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। डीएनए इस हेरिटेशन की गई थी एक्सपेरिमेंटेशन, डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। नेक्स्ट हेडिंग है एनटीबी की हेडिंग है डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल। तो उस पर एक्सपेरिमेंटेशन की गई थी, डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूफ कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, जिससे हम कहते हैं वो डीएनए की सेगमेंट है या डीएनए की फॉर्म ही होते हैं, तो डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट 1928 में इसने किया था। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई एक बैक्टीरियम है जिसके 2 टाइप होते हैं, एक टाइप है जिसका एस टाइप है और दूसरा टाइप होता है आर टाइप। एस क्यों, वाई, बिकॉज इनकी कॉलोनी अपीयर्स स्मूथ एंड शाइनिंग पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल होते हैं, तो जाहिर सेल वॉल से भी बाहर कैप्सूल। आप कहेंगे कैप्सूल क्या होगा, तो कैप्सूल चैप्टर
बैक्टीरिया का जो है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक सेल वॉल के बाहर एक और भी कवर होता है, लेयर होता है, जिसका नेम है कैप्सूल, जो पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन का बना होता है, और हेल्थ एंड पैथोजेनिसिटी। तो फर्स्ट ईयर की टॉपिक है, तो आप ये ना पूछें कि व्हाट इज कैप्सूल, ठीक है। तो जिसमें कैप्सूल होगा तो वो डिजीज कराता है, और उसकी सरफेस जो स्मूथ एंड शाइनी होती है, इस वजह से इसका नेम आ गया एस टाइप। सो एस टाइप इज वायरुलेंट। वायरुलेंट की मीनिंग क्या है? डिजीज कॉजिंग। आर टाइप, आर स्टैंड्स फॉर रफ, क्योंकि इनमें कैप्सूल नहीं है तो सरफेस रफ हो जाती है। अपीयर्स रफ इन द एब्सेंस ऑफ पॉलीसेकेराइड, कैप्सूल इनमें नहीं होता है तो इस वजह से रफ टाइप। आर टाइप जो नॉन वायरुलेंट होता है, या जिसे बेनाइन भी कहते हैं, नॉन वायरुलेंट और बेनाइन। बेनाइन का मतलब है जिसमें डिजीज नहीं होती है। सो कोई भी इल इफेक्ट आर टाइप बैक्टीरिया की नहीं है। एस टाइप वायरुलेंट है, आर टाइप नॉन वायरुलेंट है। तो तजुर्बा या इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि एस टाइप बैक्टीरियम को माइस में इंजेक्शन दी गई, तो जाहिर है एस टाइप वायरुलेंट है तो डिजीज हुई और उस माइस की डेथ हो गई। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट ये था, आर टाइप की इंजेक्शन माइस को दी गई, तो आर टाइप नॉन वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट है तो डिजीज नहीं हुई और ये सर्वाइव कर गए। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड एस टाइप, हीट किल्ड यानी इतनी हीट दी जिसमें एस टाइप बैक्टीरियम मर गए। वो जब माइस को इंजेक्ट किए तो कोई भी डिजीज नहीं हुई और सरवाइव कर गए। चौथा एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, एस टाइप, जो लिविंग एस टाइप है। एस टाइप में क्या होता है? जैसे आपने देखा एस टाइप में डिजीज होती है और डेथ होता है, प्लस हीट किल्ड एस टाइप, हीट किल्ड आर टाइप, आर टाइप, हीट किल्ड आर टाइप। एस टाइप, एस टाइप प्लस हीट, सॉरी ये एस टाइप है, सॉरी। ही एक एस टाइप लिविंग और प्लस हीट किल्ड एस टाइप, क्योंकि एस टाइप के अंदर जैसे हीट किल्ड किया था नंबर 3, तो इसमें भी डिजीज नहीं हुई थी। एस टाइप है, इसमें जो डिजीज हुई है डेथ हुई है। तो इन दोनों को मिला के जब इंजेक्ट किया गया माइस में, तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि डिजीज नहीं होगी। कहाँ पे गलती है? टाइपिंग में एरर है। आर टाइप, जिसमें आर टाइप में डिजीज नहीं होती है, हीट किल्ड एस टाइप है, यानी ये आर टाइप, आर टाइप में डिजीज नहीं होती है, प्लस नंबर 3 जैसे देखिए हीट किल्ड एस टाइप, इसमें भी डिजीज नहीं होती है। इन दोनों इंजेक्शंस को, ये यहाँ पे आर टाइप है, गलती है इसमें टाइप की, आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप, इनको जो है मिला के जब माइस को इंजेक्ट किया गया, तो एक्सपेक्टेड ये था कि डिजीज नहीं होगी, क्योंकि नंबर 2 वाले एक्सपेरिमेंट में भी डिजीज नहीं हुई थी, नंबर 3 वाले एक्सपेरिमेंट में भी डिजीज नहीं हुई थी, दोनों में डिजीज नहीं हुई थी। तो इनकी भी होप यही थी कि देयर विल बी नो डिजीज और ये माइस सर्वाइव कर जाएगी। इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी, एक्सपेक्टेड नो डिजीज, बट डिजीज हुई और डेथ हो गया, और डेथ हुआ। तो डेथ हुआ तो इनके लिए एक शॉकिंग पॉइंट थी कि उन्होंने देखा था, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट किया था तब भी ये सरवाइव किए थे इन्होंने, नंबर 3 एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया था तब भी ये सरवाइव हो गए थे, मीन्स बच गए थे, ज्यादा रह गए थे। जब दोनों को मिला के इंजेक्शन दी तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनका डेथ हुआ? डेथ की जब डेड बॉडी की जब इनकी केमिकल एनालिसिस की गई, तो देखा कि लिविंग एस टाइप बैठे हैं, लिविंग एस टाइप इन द ब्लड ऑफ द माइस, लिविंग एस टाइप। कि लिविंग एज टाइप कहाँ से आए? हीट किल्ड एज टाइप थे ना, हमने तो इंजेक्शन हीट किल्ड एज टाइप दी, लिविंग तो उसमें जस्ट आर टाइप थे। जी एज टाइप लिविंग कहाँ से आए? जिन्होंने डिजीज कराई और उसकी वजह से डेथ हुई, तो उन्होंने कंक्लूड ये किया कि आर टाइप हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप। ये जो हीट किल्ड एस टाइप था, हीट किल्ड था, यही इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, इसने आर टाइप हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप। आर टाइप हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप। तो इस फिनोमेना का नेम रखा उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिसकी डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म बाय विच जेनेटिक मेकअप ऑफ रेसिपिएंट इज अल्टर्ड और चेंज। अब देखें, जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर कहां से? जैसे हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरियम था, इसकी जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर हुई है किसमें? आर टाइप में। आर टाइप में ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ? आर टाइप का जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, यानी आर टाइप जो नॉन वायरुलेंट था
अब जो है वो वायरुलेंट हो गया। इस अमल को उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे नंबर 1 एक्सपेरिमेंट आर टाइप माइस को दिए गए थे, डेथ हुई, और एस टाइप दिए गए थे, डेथ हुई। आर टाइप की वजह से डेथ नहीं हुई, हीट किल्ड एस टाइप की वजह से एस टाइप, दोनों को मिला के जब माइस को इंजेक्शन दी गई तो इसमें माइस की डेथ हो गई। तो पता चला कि इसमें लिविंग एस टाइप थे। तो लिविंग एस टाइप ये कहाँ से आए? तो हीट किल्ड जो एस टाइप थे उनका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया आर टाइप के अंदर, और देन आर टाइप का जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, आर टाइप का जेनेटिक मटेरियल एस टाइप में। इस अमल को उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। टेक्स्ट बुक में ये सारी पॉइंट्स मौजूद हैं, देख सकते हैं। आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप दोनों इस तरह से, इसकी डायग्राम भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले आर टाइप जो नॉन वायरुलेंट है उसकी इंजेक्शन माइस को दी गई तो माउस जो है सर्वाइव कर गया। दूसरी इंजेक्शन जो है स्मूथ स्ट्रेन, ये वायरुलेंट होता है, तो उसमें माउस की जो है डेथ हो गई थी। हीट किल्ड जो एस टाइप था, हीट किल्ड एस टाइप, माउस जो है सर्वाइव कर गया। रफ यानी आर टाइप, चौथा एक्सपेरिमेंट जो आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप था, ये डेड था। तो इन दोनों को मिला के जब इंजेक्शन दी गई तो माइस मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि हीट किल्ड एस टाइप का जेनेटिक मटेरियल आर टाइप के अंदर गया, और देन आर टाइप का जो जेनेटिक मटेरियल उसमें चेंज आ गई, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, फिनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट थे, मैक्लियोड अवेरी, अवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, अवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी 1944 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई, ट्रांसफार्मिंग सब्सटेंस क्या है। ट्रांसफार्मिंग सब्सटेंस जो है, ट्रांसफार्मिंग सब्सटेंस इज डीएनए। उन्होंने प्रूव किया कैसे? हीट किल्ड एस टाइप जो थे, हीट किल्ड एस टाइप, आपको पता है चौथा एक्सपेरिमेंट किसके दरमियान था? हीट किल्ड एस टाइप प्लस लिविंग आर टाइप थे। तो हीट किल्ड एस टाइप हैज ट्रांसफार्मिंग एबिलिटी, कि वो एबिलिटी ना तो आरएनए के अंदर मौजूद है ना ही वो प्रोटीन के अंदर मौजूद है। ओनली जो है हीट किल्ड एस टाइप का डीएनए, इसके अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी मौजूद है। हीट किल्ड एस टाइप की ना प्रोटीन में ये एबिलिटी है ना उसके आरएनए में एबिलिटी है, बट ये एबिलिटी किसमें है? हीट किल्ड एस टाइप के ओनली डीएनए के अंदर ये एबिलिटी है कि ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं। कैसे? जैसे उन्होंने एक एंजाइम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम, जैसे ये आर टाइप है और प्लस ये हीट किल्ड एस टाइप है, उनके साथ साथ जब प्रोटीएज एंजाइम ऐड किया तो माउस जो है सर्वाइव कर गए। उनके अंदर जब प्रोटीएज एंजाइम ऐड किया तो माउस सर्वाइव कर गए। और इसी मीडियम में यानी आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप, और उनके अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम ऐड किया। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या होता है? इट डिस्ट्रॉयज डीएनए। तो ये डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि माउस जो है सर्वाइव कर गया, क्योंकि डीएनए इसके अंदर मौजूद था। प्रोटीन को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया बट डीएनए तो मौजूद था, और डीएनए की वजह से क्या हुआ कि ये डीएनए की वजह से ये जो माइस मर गया। और हीट किल्ड इस टाइप था, इसके साथ जब डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम ऐड किया गया तो ये जो है माउस जिंदा रहा, मरा नहीं। ये जो माउस मर गया क्योंकि इसमें इस एंजाइम ने प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया था, डीएनए एज इट इज पड़ा था। इस एक्सपेरिमेंट में डीएनए की जो डेथ उसको किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, इस वजह से ये माउस सर्वाइव कर गया। तो यानी जब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम ऐड किया तो एडेड टू बैक्टीरिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। और इससे ये बात साबित हुई कि डीएनए ही ट्रांसफार्मिंग सब्सटेंस है। आखिरी एक्सपेरिमेंट है, आखिरी एक्सपेरिमेंट जो फुल एंड फाइनल एक्सपेरिमेंट है, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट है।
DNA must be genetic material, DNA must be genetic material, DNA must be hereditary material, हर्शे एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट 1952 में किया था। बैक्टीरियोफेज वायरस पे किया था। बैक्टीरियोफेज यू नो वेरी वेल कि एक वायरस होता है। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 के अंदर इसकी स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, क्या है इसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो एक डीएनए है, डीएनए के बाहर प्रोटीन कोट है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और उसके बाहर जो है एक और एनवेलप मौजूद होता है। चैप्टर 5 के अंदर इसका लाइफ साइकिल भी मौजूद है। जब ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस है बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो सिर्फ उनका डीएनए उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने पढ़ी हुई है, याद की हुई है। जाहिर है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि ये पता नहीं आप कौन सी बातें कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। यकीनन ऐसे होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ से कोई भी टीचर क्लास फर्स्ट ईयर का ये मॉर्निंग सेशन लेके जब यहाँ से वापस मैसेजेस देखता है तो उसमें पहला मैसेज है कि रिवीजन क्लास रखें। पहला मैसेज यही होता है, रिवीजन क्लास रखें। तो रिवीजन क्लास नहीं, अब यहीं से आप देख लें कि सबसे पहले तो क्योंकि उसका जो फर्स्ट ईयर की चीजें काफी सारी चीजें या टर्मिनोलॉजी नहीं पड़ी होती है तो उनके लिए इश्यू होता है। तो ऐसे आपको उंगली पकड़ पकड़ के तो कोई नहीं पढ़ाएगा ना, आप खुद पढ़ने की जो है ना एबिलिटी आप अप्लाई करें इसलिए। तो डीएनए मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है इसकी कंपोजिशन में डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल फिलहाल जो है हम नहीं कहते हैं कि ये हमें पता है क्या है। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया होस्ट 25 मिनट्स में हो जाती है। जैसे वायरस का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियम के अंदर दाखिल होता है, तो हमने ये भी यही सेम पॉइंट फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। 20 to 30 मिनट के अंदर 100 to 200 न्यू फेजेस बन जाते हैं। बैक्टीरिया की डेथ होती है और वायरसेस की नई कॉपीज बन जाती है, रिप्रोडक्शन होती है किसकी, वायरस की। सो फिर क्या किया उन्होंने, एक तजुर्बा ये किया कि दे लेबल डीएनए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ फास्फोरस 32 P32 लेबल किया डीएनए को। किसके डीएनए को? बैक्टीरियोफेज के डीएनए को। बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था उसने उस पे P32 लेबल किया। और इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है ना, जो प्रोटीन कोड, डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए पे P32 और प्रोटीन पे S35 लेबल किया। एंड लेबल प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर S35। S35 जो है ये प्रोटीन पे बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोड पे किया, और बैक्टीरियोफेज के डीएनए पे जो है P32 का रेडियो एक्टिव लेबल किया। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, रेडियो एक्टिव लेबल कोई रेडियो सुनने वाला इंस्ट्रूमेंट जैसे नहीं है। रेडियो एक्टिव लेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी केमिकल के ऊपर ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐड करेंगे, लेबल करेंगे, तो देन वो रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ कहाँ पे जा रहा है, किस किस स्ट्रक्चर में जा रहा है। तो ये जितनी भी मैकेनिज्म है ना, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे हम कहते हैं डीएनए न्यूक्लियस में होता है, देन एमआरएनए राइबोसोम की तरफ आया, और देन जो अमाइनो एसिड आपस में वो लिंक होते गए, प्रोटीन बना। तो ये सारी रेडियो एक्टिव लेबलिंग की। तो इसी तरह से अगर डीएनए पे जो है P32 फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव लेबल किया किसकी, बैक्टीरियोफेज पे, और इसी बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन पे S35 लेवल के अंदर आइदर जो है P32 एंटर हुआ है या S35 उसके अंदर गया है। आइदर डीएनए उसके अंदर एंट्री हुई है या उस प्रोटीन की एंट्री हुई है, ये पता चलेगा। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये है। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि वायरस ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को, मीन्स वायरसेस। अब ये हम नहीं कहते कि उसका डीएनए उसमें दाखिल हुआ, हम कहेंगे वायरसेस ने बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट किया। बैक्टीरियल सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम द मीडिया बाय सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। उसके बाद जैसे आपको पता है 20 to 30 मिनट्स नए फेजेस बन गए, नए फेजेस बन गए, वो भी उसी मीडियम में पड़े थे। बट हमने सेंट्रीफ्यूज वायरस बैक्टीरियोफेज को अलग किया, बाकी जो उसका जो
बैक्टीरियल कंपोनेंट थे, उनका जो मटेरियल था उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की। हमने ये देखना है कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सी चीज की रिप्रोडक्शन, इस वजह से ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो मीडिया कंटेंट्स एंड बैक्टीरिया एनालिसिस फॉर P32 और S35। तो इसमें ये देखा गया कि आइधर इसके अंदर जो है P32 मौजूद है या S35 मौजूद है। तो देखा गया कि P32 वाज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स, और P32 किसको लेबल किया था? डीएनए पे किया था। तो ये देखा गया P32 was found in bacterial cell and S35 was found in medium। मीडियम क्या है? या जाहिर है जिस मीडियम में रखे गए ना, जैसे ये कोई भी डिश होती है उसमें ये बैक्टीरिया है, उसका ये बाहर मीडियम है। बैक्टीरियम के अंदर P32 मौजूद है और ये यहाँ पे S35 मौजूद है। S35 डायग्राम में आते हैं। सो ऑब्जर्वेशन showed that during infection P32 labeled DNA of bacteriophage was injected in bacterial cell, S32 labeled protein coat remained outside। यानी S35 बैक्टीरिया के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल वायरस का बैक्टीरिया में एंटर हुआ और उसने ही ऑर्डर दिया था अपनी न्यू कॉपीज बनाने का। प्रोटीन ने नहीं दिया था, डीएनए ने दिया था। हैज ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी not in RNA या protein, only in DNA। Virus DNA was responsible for directing the production of new viruses। तो न्यू वायरस जितने बने थे वो सब इस डीएनए की वजह से बने थे, जो वायरस का डीएनए बैक्टीरियम में दाखिल हुआ था। यही सेम डायग्राम हमारे एनटीबी बुक में भी मौजूद है। एनटीबी बुक में भी मौजूद है। एनटीबी बुक में मौजूद है। फेजिस ग्रोन विद रेडियो एक्टिव S35। और इसी तरह से ये जो फेज है, बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज, उसके अंदर एक डीएनए होता है और दूसरा जो है इसका प्रोटीन है। तो डीएनए के ऊपर कौन सा? P32 जो है रेडियो एक्टिव लेबल किया गया था। प्रोटीन कोड पे कौन सा? प्रोटीन कोड पे S35। प्रोटीन पे S35 और डीएनए पे P32 ये लेबल किया था। तो फेज जाहिर है अपना डीएनए अंदर ही रखेगा, छोड़ेगा। तो एम्प्टी प्रोटीन शेल या जो जिसे आप घोस्ट कहते हैं वो बाहर रह गया, और डीएनए इसने इंजेक्ट किया। तो रेडियो एक्टिव डीएनए की तो उसमें पता चला कि बैक्टीरिया के अंदर P32 मौजूद है। P32 जो है मौजूद है, और उसका जो इसका ये साबित हुआ कि यानी इस बैक्टीरियम के अंदर सिर्फ डीएनए दाखिल हुआ था, प्रोटीन दाखिल ही नहीं हुआ। ये इसका थीम है। रेडियो एक्टिव डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हुआ तो देखा गया कि P32 इसके अंदर मौजूद है। तो ये एक्सपेरिमेंट था। बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव लेबल किया गया था। P32 डीएनए और S35 जो है प्रोटीन को किया गया था। सिर्फ डीएनए, वायरस का डीएनए बैक्टीरियम के अंदर दाखिल हुआ, जिसकी वजह से न्यू कॉपीज बनी अंडर द डायरेक्शन ऑफ डीएनए। इससे फुल एंड फाइनल ये हुआ कि डीएनए मस्ट बी जेनेटिक मटेरियल। बाकी हम कल देखेंगे।